नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। आज हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन में एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक आपके साथ साझा करने वाले हैं, या यूं कह सकते हो कि कुछ इम्पॉर्टेंट आंकड़े हैं जो आपके एग्रीकल्चर करंट अफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर एक एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एएफओ, एडीओ, नाबार्ड, इनकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आंकड़े आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। ये डेटा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा अभी संसद में इन आंकड़ों को पेश किया गया था, तो डेफिनेटली ये डेटा सही होने वाला है। तो चलिए इस ऑथेंटिक कंटेंट को आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष में अगर हमारे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों की बात करें तो डबल आपका यहां पर ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रहा है। लगभग हमारा एग्रीकल्चर जीवीए जो कि 2014-15 के अंदर 20.93 लाख करोड़ रुपए था, वो बढ़कर 2023-24 में 48.77 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। और ये हमें दर्शाता है कि किस प्रकार से करंट जो आपकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 8.83% की दर से चल रही है। और ये डेटा जो है वो आपका पेश किया गया था नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। अच्छा, ये डेटा तैयार किया जाता है इस मिनिस्ट्री के द्वारा, और डेटा जो साझा किया गया है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा किया गया था अभी संसद में। ठीक है, ये दोनों बातों में आप लोग कॉन्फ्लिक्ट मत कर जाना, कहीं बोलोगे सर ये आपने यहाँ पर क्या लिख रखा है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब दूसरी यहाँ पर बात आती है कि एग्रीकल्चर में जो आपका मतलब टोटल जीवीए में एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 18% है आज के समय। और वहीं अगर हम बात करें तो सेकंड एडवांस एस्टिमेट 2025-26 का अभी रिसेंटली रिलीज किया गया था, तो उसके अनुसार 52.08 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जीवीए कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। और वहीं अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो इस बार थोड़ी सी ग्रोथ रेट कम दिखाई दे रही है, लगभग 2.4% के साथ। तो ये हमारा आंकड़ा दिखाता है कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार आपका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में दे रहा है, और साथ में करोड़ों लोगों की जो आजीविका है वो हमारे कृषि क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। लगभग आपके 47% जो हमारी जनसंख्या है उनका जो वर्कफोर्स है एक प्रकार से वो एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहां जब एग्रीकल्चर के साथ एलाइड सेक्टर की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है एग्रीकल्चर में हमारी कृषि की बात हम लोग करते हैं, फसल उत्पादन की बात करते हैं, उसके बाद एलाइड सेक्टर में पशुपालन, मछली पालन या जो आपका कुक्कुट पालन यानी कि जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों की बात हम लोग करते हैं। अब देखो, जो कृषि के अंदर जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जो संबंधित क्षेत्र हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर आंकड़े दिए गए हैं, जैसे आपके क्रॉप का कंट्रीब्यूशन लगभग 54.39% है टोटल एग्रीकल्चर जीवीए में, और वहीं लाइव स्टॉक की अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 30.87% है, और हमारा जो फिशरीज और एक्वाकल्चर है उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 7.55% है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक सेक्टर है वो एक अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है। आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से 2014-15 के दौरान 5.10 लाख करोड़ रुपए के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो कि बढ़कर अभी 2023-24 में 15.06 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। और क्रॉप और फिशिंग सेक्टर भी अच्छा यहां पर ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो पशुधन सेक्टर में हमें ग्रोथ रेट देखने को मिला है उतना आपके क्रॉप और फिशिंग सेक्टर में नहीं देखने को मिल रहा। हाँ, ये बात जरूर मैं कहूंगा कि क्रॉप यानी कि जो हमारी फसलों का उत्पादन है वो पिछले कई सालों से एक बहुत बड़ा नंबर लेके बैठा है, लेकिन पिछले 10 साल से अगर हम बात करें या 15 साल से बात करें तो क्रॉप का कंट्रीब्यूशन लगातार कम हो रहा है, और क्रॉप में भी लगातार जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है वो अब बहुत ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि एक अच्छे हमें यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन को लक्षण को दर्शाता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी भी है। और वहीं एक बात और बताना चाहता हूं कि कैसे आप लोग देखिए कि 12.93 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन था 2014-15 में, जो कि बढ़कर 26.53 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है क्रॉप का कंट्रीब्यूशन। और फिशरीज की बात करें तो 1.17 लाख करोड़ रुपए था, जो कि बढ़कर 3.68 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। तो यहां पर हमारा सब सेक्टर्स के अंदर भी क्रॉप और लाइव स्टॉक का अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। फिशरी सेक्टर भी एक अच्छा ग्रोथ यहां पर दिखा रहा है। तो इसका मतलब ओवरऑल जो जीवीए है यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक है कंडीशन है भारत की, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को
मिल रहा है, और उसके अलावा जो हमारे सब सेक्टर्स हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब खाद्य सुरक्षा के लिए हमारा जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। जैसे आप लोग देख सकते हो पिछले 10 साल के अंदर हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कितना बड़ा है। 2015-16 के अंदर 2515.42 लाख मैट्रिक टन था, जो कि 2024-25 में बढ़कर 3577.32 लाख मैट्रिक टन हो चुका है, यानी कि लगभग कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 3.6% के साथ। और वहीं 2025-26 के खरीफ फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट की बात करें तो 1733.3 लाख मैट्रिक टन आपका उत्पादन रहने का अनुमान है, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड लेवल यहां पर दर्शा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से हमारा एग्रीकल्चर जीवीए कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। उसके बाद हमने देखा कि आपके जो अलग अलग सब सेक्टर हैं, चाहे फसल उत्पादन की बात करें, पशुधन क्षेत्र की बात करते हैं या मछली उत्पादन की बात करते हैं, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और फसल उत्पादन में हम लोग जब फूड ग्रेन की बात करते हैं तो यहां पर ये हमें आंकड़ा दिखाता है कि किस प्रकार से आपका फूड ग्रेन यानी कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, और फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो दिखाने को यहां पर हमें मिल रहा है। लेकिन क्या उसी प्रकार से हमारे किसानों की आय भी बढ़ी है? तो आप लोग यहां पर देखिए कि किस प्रकार से नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है उनके अनुसार हमारा 2012-13 के अंदर किसानों की यानी कि प्रति परिवार जो किसान की आय थी प्रति माह लगभग 6,426 रुपए थी। सोच के देखिए, एक कृषि परिवार की 6,426 रुपए प्रति माह आय थी, जो कि बढ़कर 10,218 रुपए प्रति माह हो चुकी है 2018-19 के अनुसार। अब देखिए, आपको एक ग्रोथ रेट जरूर मिलेगा यहां पर कि किस प्रकार से 6,426 से हम लोग 10,218 में पहुंच चुके हैं। अच्छा, एक बात यहां पर बताना चाहता हूं कि इस इनकम में, इस आय में केवल आपका यहां पर फसल उत्पादन नहीं है, बल्कि इसके अलावा इसमें देखिए क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्लूड है, लाइव स्टॉक जो हमारा पशुधन का कंट्रीब्यूशन भी इसमें इंक्लूड है, वेजेस यानी कि जो किसान मजदूरी करता है वो भी इसमें इंक्लूड है, नॉन फार्म बिजनेस यानी कि किसान जो अपने खेत को छोड़कर बाकी किसी और अगर बिजनेस से, किसी और आपके कह सकते हो कि धंधे से इनकम अर्जित करता है तो वो भी इसमें इंक्लूड है। और अगर किसान के द्वारा लैंड को लीज पर दिया जाता है, रेंट पर दिया जाता है, तो वो भी उसकी आमदनी इसमें सम्मिलित की गई है। उसके बाद किसान के पास इतनी आय प्रति मंथ, और किसान नहीं मतलब किसान परिवार की आय यहां पर प्रति मंथ आपको देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम टॉप 5 और टॉप लोवेस्ट स्टेट की बात करें तो आपको स्थिति बहुत ही अलग नजर आएगी। जैसे आप लोग देख सकते हो, मेघालय, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये टॉप 5 स्टेट है हाईएस्ट इनकम के साथ। और वहीं अगर आप यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और झारखंड की बात करोगे तो यहां तो हालात और बदतर है। आज सोचकर देखो, 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 से भी कम आमदनी जो है आपको देखने को मिल रही है प्रति परिवार। तो ये जो यहां पर एक प्रकार का असमानता हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा, किसानों ने मेहनत अच्छी की, उत्पादन अच्छा हुआ और आपका क्षेत्रफल का विस्तार हुआ और प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन किसान की आय उस प्रकार से क्यों नहीं बढ़ रही है? और वहीं जो आपकी क्षेत्रीय असमानता हमें देखने को मिल रही है किसानों की आय में, वो एक बहुत बड़ा हमारे सामने क्वेश्चन मार्क लगाता है कि किस प्रकार से किसानों की आय हम लोग बढ़ाने में नाकामयाब क्यों रहे हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है अलग अलग आपके जो फार्मिंग सेक्टर से यहां पर आ रहा है, जैसे आपको बताया गया था कि 2014 के अंदर आपका जो सिचुएशन असेसमेंट सर्वे हुआ था उस समय इसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन, वेजेस और सैलरी, इसके अलावा जो फार्मिंग इनकम थी एनिमल से, और इसके अलावा जो नॉन फार्म बिजनेस थे उससे इंक्लूड किया जा रहा था। लेकिन अभी 2021-22 के अंदर इसमें जो लीजिंग ऑफ लैंड है उसको भी इंक्लूड किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो हमारे किसानों की आमदनी उतनी बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। और वाकई में ये सच्चाई भी है, अगर हम लोग धरातल पर जाकर देखें, ग्राउंड रियलिटी को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो गांव में किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी है। इसीलिए जो आपका आत्महत्या का दौर है वो भी पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। किसानों के ऊपर जो कर्ज है वो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये क्यों हमें इतनी एक असमानता देखने को मिल रही है? जब खाद्य सुरक्षा में भारत इतना कंट्रीब्यूशन कर पा रहा है, किसान इतना अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको उनका आय बढ़ाने में हम लोग सक्षम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो उसका सबसे पहला यहां पर आंसर हमें मिलेगा, वो है आपका एमएसपी यानी कि फसलों का सही दाम किसानों को नहीं मिल पाता है। किसान मंडी में जब फसल को लेकर आता है तो उस समय किसान को उचित मूल्य, इवन दो जो सरकार के द्वारा तय किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो भी किसान को मिल पाना काफी हद तक
मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जब किसान फल और सब्जियों की तरफ या किसी दूसरी फसल की ओर अग्रसर होता है तो उसके लिए उचित मंडियों की व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद जब किसान अपनी फसल को मार्केट में लेकर जाता है, उचित दाम नहीं मिलता है और कई बार उसको कम दाम पर अपनी फसल को बेचना पड़ता है तो वो मायूस हो जाता है। और उसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर वो उसको स्टोर करके रखना चाहता है तो उसके पास घर में कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ सरकार अभी जैसे सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है कि यहां पर ई नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट आपको उपलब्ध हो सकती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपका हर जगह पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि किसान की जो ज्यादातर फल और सब्जियां जो कि जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं उनको बिना कोल्ड स्टोरेज के स्टोर करना काफी हद तक मुश्किल काम हो जाता है। तो आप लोग सोचकर देखिए कि किसान की आय हम लोग कैसे यहां पर इंक्रीज कर पाएंगे। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी इनिशिएटिव, बहुत सारी योजनाएं लगातार हर साल निकाली जाती हैं, लेकिन इससे भी किसान की आय के ऊपर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये हमें एक काफी हद तक असमानता को दर्शाता है। अगर हम वाकई में चाहते हैं कि इस देश का किसान आगे बढ़े, इस देश की खाद्य सुरक्षा के ऊपर कोई आंच ना आने वाले समय में आए, इसके अलावा हमारा देश का जो एग्रीकल्चर का जीवीए कंट्रीब्यूशन जिसके ऊपर करोड़ों लोगों की आजीविका आपकी जो है यहाँ पर डिपेंडेंट है, वो अगर आगे बढ़े तो जरूरत है इस समय सही तरीके से ग्राउंड रियलिटी यानी कि धरातल स्तर पर काम करने की। और ऐसी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनको एक्सटेंशन सिस्टम के माध्यम से आपके ग्राउंड रियलिटी तक, किसानों तक, गांवों तक उनको पहुंचाया जाए, ताकि ना कि केवल हमारा किसान बल्कि गांव भी समृद्ध हो सके और गांवों से जो हमारा शहरों की तरफ पिछले कई सालों से पलायन लगातार बढ़ता चला जा रहा है वो पलायन रुके और किसान जो कि लगातार कभी भी अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, वो बोलता है कि आप नौकरी कर लेना लेकिन खेती मत करना, वो जो आपका टैग लग चुका है उसको हम वापस लाना चाहेंगे कि किसानी जो है वो अपने आप में सबसे उत्तम माना जाता था किसी समय पर, लेकिन आज हम उसको सबसे निम्न दर्जे का जो है एक व्यवसाय मानकर बैठ चुके हैं। तो ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना और इसे हमारी सरकारों को और आने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको ही समझना होगा, तभी इस देश का भला हो सकेगा। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छे तरीके से हमारे कृषि और कृषि के बारे में जो आंकड़े हैं उनके बारे में एक सच्चाई आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन और एग्रीकल्चर अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ समय समय पर साझा करते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए और उसके साथ खेती के लिए बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।